So today we are going to start Indigo by Satyajit Ray. Before we start the chapter, let us discuss a bit about Satyajit Ray's personality and about his birth, about his family background. Satyajit Ray was born on 2nd May 1921 in Calcutta and he died on April 23 in 1992. And he is better known as the filmmaker, director, writer, illustrator, story writer. The most famous work with which we relate his name is Pather Panchali. This film was made in 1955. Apart from this, we also know him as a personality writer who brings about a plot twist and surprise ending in all of his stories. He is regarded as one of India's best horror short story writers, with several of his works revolving around supernatural phenomena. सारे वर्ड्स के साथ साथ ये वर्ड जो है सुपर नेचुरल फिनोमेना ये जानना है. एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड नेचर, बियॉन्ड नेचुरल अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड सुपर नेचुरल. जो भी चीज़ हम लोग नेचुरली नहीं समझ सकते हैं या नेचुरली हमारे आसपास नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर नेचुरल. सुपर नेचुरल भूतों प्रेतों से रिलेटेड चीज़ है. ऐसी चीज़ों के बारे में कहानी लिखा करते थे, स्पिरिट्स के बारे में, घोस्ट के बारे में, भूत प्रेत के बारे में. ये जो कहानी है शॉर्ट स्टोरी इंडिगो, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है एंड द मेन कैरेक्टर इज अनिरुद्धा. अनिरुद्धा को अनप्लैंड नाइट गुजारना पड़ता है एक पुराने बंगलों में. कहानी में कुछ ऐसा होता है और उस बंगलों में वो एक्सपीरियंस करता है कुछ पैरानॉर्मल फिनोमेना, कुछ ऐसा एक्टिविटी, हाँ, जो कि मतलब भूतों प्रेतों से रिलेटेड है. पैरानॉर्मल मतलब भूतों की दुनिया. पैरानॉर्मल होता है जिसको साइंस भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है, उसके मिस्ट्री के बारे में नहीं पता कर पाता है. एंड दोज मिस्ट्रीज आर full of negativity, the negative idea which is beyond the explanation of science, that is called paranormal. He experiences an almost paranormal phenomena. Indigo is replete. रिप्लीट का मतलब क्या होता है? ये मतलब भरा पड़ा है. इंडिगो ये जो कहानी है ये सत्यजीत राय का जो मास्टर स्किल है ना, हॉरर क्रिएट करना, सस्पेंस क्रिएट करना किसी कहानी में, ऐसे स्किल से भरा पड़ा है ये कहानी. तो अब आओ हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं. ये जो अनिरुद्ध है जिसके बारे में ये कहानी है वो फर्स्ट पर्सन में नरेट करना शुरू कर रहा है और कहता है, मेरा नाम अनिरुद्ध बोस है, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, बैचलर हूँ मैं, और लास्ट 8 ईयर से मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा हूँ कैलकाटा में. मतलब 29 का अगर अभी है तो नौकरी इसको मिली होगी कम से कम 21 ईयर पे. और जो मुझे सैलरी मिलती है ना, उस सैलरी के साथ मैं एक रीज़नेबली कंफर्ट के साथ एक फ्लैट में रह लेता हूँ कोलकाता के सरदार शंकर रोड पर. इस फ्लैट में 2 साउथ फेसिंग रूम है, ठीक है ना. दक्षिण की तरफ फेस करने वाले जो रूम होते हैं वो स्पेशली बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि साउथ से ही हवा आती है. पंखे के बगैर भी तुम बहुत ही कंफर्टेबल रह सकते हो. एंड इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर. और हमारा जो फ्लैट है वो ग्राउंड फ्लोर में है. 2 साल पहले मैंने एक एम्बेसडर कार खरीदा. ये जो पीली वाली टैक्सी हमारे यहाँ चलती है ना कोलकाता में, उसी को एम्बेसडर कार बोलते हैं. हाँ, विच आई ड्राइव माई सेल्फ. और वो कार मैं खुद ही चलाता हूँ. मैं थोड़ी थोड़ी राइटिंग भी कर लेता हूँ अपने खाली समय में, स्पेयर टाइम में. और मेरी 3 कहानियाँ जो अब तक पब्लिश हुई हैं मैगज़ीन्स में, उन कहानियों को मेरे जाने पहचाने लोगों ने काफ़ी एप्रिसिएट किया है. एक्वेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? जाने पहचाने लोग. उन लोगों ने मेरी कहानी को पढ़ा और काफ़ी मेरा तारीफ़ किया. लेकिन मैं जानता हूँ कि सिर्फ कहानी लिख के मैं अपना भरण पोषण तो कर नहीं सकता, ज़िंदगी नहीं चला सकता. तो कहानी लिखना एक साइड बिजनेस है मेरा. लास्ट कुछ महीने से मैं लिखना बंद कर दिया हूँ. इसके अलावा मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ. किसके बारे में? अबाउट इंडिगो प्लांटेशंस इन बंगाल एंड बिहार. बंगाल और बिहार में नील की खेती होती है ना, उसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ. वो कपड़े में जो नील लगाते हैं वाइट कपड़ों में, उसको बोलते हैं इंडिगो. इन द 19th सेंचुरी, तो 1800 प्लस में, मतलब 1801 से लेके 1899 तक 19th सेंचुरी बोलते हैं. तो 19th सेंचुरी में बंगाल और बिहार में नील की बहुत खेती होती थी. तो उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है आजकल. आई एम समथिंग ऑफ एन अथॉरिटी. और आजकल इस विषय पे मेरा बहुत अच्छा नॉलेज हो गया है. कैसे ब्रिटिश लोग एक्सप्लॉइट करते थे हमारे इंडियन गरीब किसानों को, कैसे हमारे किसान लोग, पीजेंट्स लोग
विद्रोह कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ, रिवोल्ट कर दिए थे। और कैसे फाइनली जर्मनी में जब सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन हुआ, सिंथेटिक इंडिगो क्या होता है? जो इंडिगो नेचुरली पैदा ना हो, केमिकल ट्रीटमेंट से जो नील पैदा होता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक। द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वॉज वाइप्ड आउट। जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आया इन्वेंशन होके, तो हमारे कंट्री से नील की खेती एकदम बंद कर दी गई। अब सब जर्मनी वाला ही आता है, सिंथेटिक। ऑल दिस आई नो बाय हार्ट, और ये सब कुछ मैं पूरा जवान पे जानता हूँ। अब ये जो मैं कहानी आपको लिखने जा रहा हूँ, इस कहानी में मेरा एक टेरिबल एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस ने मेरे अंदर ऐसा इंटरेस्ट जगा दिया इंडिगो के बारे में कि अब मैं आज आपको लिखकर बताने वाला हूँ। एट दिस पॉइंट आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट माई पास्ट। देखिए, मैं आपको थोड़ा अपने पास्ट के बारे में बता दूँ। माई फादर वॉज अ वेल नोन फिजिशियन। मेरे पिताजी मुंगेर में बहुत बड़े डॉक्टर थे, बिहार में है। तो मुंगेर टाउन एक है बिहार में, दैट इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मुंगेर का अलग दिख रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिए। दैट इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न, और यही वो जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मुंगेर में। यही वो जगह है जहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की, मिशनरी स्कूल में। और मेरा एक भाई भी है 5 साल का, जो हमसे बड़ा है, 5 साल का बड़ा भाई। वो पढ़ाई लिखाई किया इंग्लैंड में, मेडिसिन पढ़ा, इंग्लैंड में डॉक्टरी की पढ़ाई किया। और अभी वो इंग्लैंड के ही सबब मतलब हुआ कि जो अर्बन एरिया से थोड़ा सा दूर हो। जैसे हमारा कैलकाटा अर्बन एरिया है, अब कैलकाटा से बांसद्रोणी जो है वो सब अर्बन है, थोड़ा सा दूर है। संतोषपुर, सोदपुर, ये सब क्या है, थोड़ा सब अर्बन जगह है, थोड़ा दूर है, हमारे अर्बन एरिया से दूर है। तो लंदन के सबर्ब में, जिसका नाम है गोल्डर्स ग्रीन, उस जगह पे मेरे भैया जो मुझसे 5 साल के बड़े हैं, वहाँ पे डॉक्टर के हैसियत से काम करते हैं, एक हॉस्पिटल में अटैच है वह। और उनका कोई प्लान नहीं है इंडिया लौटने का। मेरे पिताजी, जब मैं 16 साल का था तब उनका देहांत हो गया। उनके डेथ के बाद मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों मुंगेर छोड़कर कोलकाता आ गए, कलकत्ता। यहाँ हम लोग अपने मामा जी के घर में रहना शुरू किए। और फिर मेरी पढ़ाई लिखाई सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई एंड टुक माई बैचलर्स डिग्री, और वहीं से मैंने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन का डिग्री। जैसे ही मैंने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया, मुझे जॉब भी लग गया। यानी कि 21 के एज में करीब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ, 21 में जॉब लग गया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। तो अनिरुद्धा बोस जो है ना, वो अपने बारे में पूरी बात बता दे रहे हैं, हम लोग को सब कुछ इनके बारे में पता चल जा रहा है। इनकी कहानी समझ में आएगी बाद में, आपको ईजी हो जाएगा समझना। मेरे मामा जी का इन्फ्लुएंस ने हमको काफ़ी मदद किया नौकरी दिलाने में। लेकिन ऐसा मतलब नहीं था कि मामा जी के सोर्स से ही मुझे नौकरी मिली। मैं कोई फालतू कैंडिडेट नहीं था, अनवर्दी नहीं था मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट था भाई, ठीक है ना। मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी आती थी, ठीक। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ी बात थी कि मेरे अंदर वो योग्यता थी, एबिलिटी थी कि मैं कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकूं। कोई भी इंटरव्यू अगर आए मेरे सामने तो मैं निकल सकता था, इंटरव्यू में पास हो सकता था। मेरे ज़िंदगी का जो अर्ली ईयर्स था, जो मैंने मुंगेर में बिताया, उस ज़िंदगी ने मेरे अंदर इंस्टिल कर दिया, मतलब बहुत ही गहराई में मेरे अंदर डाल दिया कुछ ऐसा हैबिट्स जो मैं आज तक नहीं छोड़ पाया हूँ। उन हैबिट्स में से एक हैबिट है ओवर पावरिंग डिज़ायर टू गो फार अवे फ्रॉम द हेक्टिक लाइफ ऑफ कैलकाटा। तो उन डिज़ायर में मेरा एक डिज़ायर ये है, आदत, कि मेरे अंदर घूमने का शौक़ है, घूमने की आदत है। और कैलकाटा का लाइफ तो काफ़ी हेक्टिक है, काफ़ी बिज़ी, काफ़ी बिज़ी। तो यहाँ से दूर जाने की मेरी इच्छा हमेशा होती रहती है कि जब मौका मिले तो निकल जाओ। और मैंने ऐसा कई बार किया भी है, जब से मैं अपना नया कार खरीदा। क्योंकि अक्सर मैं वीकेंड्स पे, वीकेंड क्या होता है, वही सैटरडे होता है, अक्सर वीकेंड्स पे मैं ट्रिप मार दिया करता था डायमंड हार्बर, पोर्ट कैनिंग, हसनाबाद, अलोंग द दमदम रोड से होते हुए मैं ट्रिप मार देता था। जितनी बार भी मैं अकेला जाता था, अच्छा, हर बार जब मैं गाड़ी चलाकर जाता था तो मैं अकेले ही जाता था। क्योंकि भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मेरे पास कोई क्लोज़ फ्रेंड था ही नहीं। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसीलिए प्रमोद प्रमोद का लेटर जब मेरे पास आया तो मैं बहुत ही खुश हो गया। ये प्रमोद कौन है भाई? तो प्रमोद मेरा क्लासमेट था मुंगेर में, जब मैं मुंगेर में पढ़ाई कर रहा था स्कूलों में, मिशनरी स्कूल में, तो वो मेरा क्लासमेट था वहाँ। और जब उसकी चिट्ठी आई, जब मैं कोलकाता आ गया, तो हमारा और प्रमोद का बातचीत
चिट्ठी के ज़रिए हमेशा चलता रहा, कम से कम 3-4 साल तक, ठीक है? और शायद इट वाज़ आई, शायद मैं ही था जिसने चिट्ठी लिखना बंद कर दिया। और अचानक एक दिन व्हेन आई केम बैक फ्रॉम वर्क, जब मैं अपने काम से लौटा, तो मैंने देखा कि प्रमोद की चिट्ठी मेरे डेस्क पे रखा हुआ है। वो चिट्ठी मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे ये चिट्ठी लिखा था फ्रॉम डुमका, डुमका से लिखा था। आई हैव अ जॉब, चिट्ठी में लिखा था कि मेरे दोस्त, अब मुझे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब लग गया है। मेरा यहाँ पे क्वार्टर्स है, अपना ही क्वार्टर्स है, अपना घर है। क्यों नहीं एक दिन आते हो ना, 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आ जाओ यहाँ पे। क्यों नहीं आ जाते हो? आ जाओ, मज़ा करेंगे हम लोग। मैंने देखा कि मेरा कुछ छुट्टी ड्यू भी था। मैं जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, कुछ छुट्टियाँ मेरी ड्यू पड़ी थी। मतलब अगर मैं बॉस को बोल देता तो छुट्टी मिल ही जाता। और मैंने बोला भी, बॉस को बोला, और इस तरह से मुझे छुट्टी मंजूर हो गई। और 27 ऑफ अप्रैल के दिन, मुझे याद है, मैं वो दिन भूल नहीं सकता, जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक। मैंने अपना बैग पैक किया और मैं दुमका के लिए रवाना हो गया। ये बिहार में जगह है दुमका। उस टाइम में झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था, तो इसीलिए बिहार बोला जा रहा है। प्रमोद ने हमको ये तो सजेस्ट किया नहीं था कि मैं अपने कार से वहाँ जाऊँ, ये मेरा आइडिया था। दुमका करीब 200 माइल दूर है कलकत्ता से। इट वुड टेक अबाउट 5 और 6 आवर्स एट द मोस्ट। ड्राइविंग करके जाएंगे तो 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि, शायद, मुझे नहीं पता है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अच्छा खासा नाश्ता कर लेता हूँ, खूब बड़ा बढ़िया नाश्ता, ताकि रास्ता में हमको प्रॉब्लम ना हो। एंड सेट अप बाई 10, मैंने सोचा कि भाई 10 बजे रवाना हो जाऊँगा और शाम होने के पहले निकल जाऊँगा। लेकिन कहावत है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम लोग सोचते भर हैं, लेकिन होता वही है जो भगवान ने रच रखा है। तो एटलीस्ट दैट वाज द प्लान, यही प्लान था हमारा। लेकिन हमारे इस प्लान में एक स्नैग आ गया। स्नैग का मतलब रोड़ा, एक मुसीबत आ गई। ठीक हमारा जैसे ही जर्नी शुरू होने जा रहा था, मैंने खाना वाना खा लिया और अब मैं मुंह में पान डालने ही जा रहा था। खाने के बाद पान डाला मुंह में, तैसे ही मेरे पिताजी, एक पुराने दोस्त, अंकल मोहित, मेरे पिताजी के पुराने दोस्त थे, उनको मैं अंकल मोहित बोलता था, वो अचानक आ गए, टपक पड़े घर पे। भाई बुजुर्ग आदमी हैं, ग्रेव ओल्ड मैन, ग्रेव का मतलब ग्रेविटी फुल, काफ़ी मैच्योर्ड बुढ़ापा है उनका। अब वो आ गए। इनको मैं 10 साल के बाद मिला था। अब किसी से 10 साल बाद मिलूंगा तो 10 ही मिनट में अगर छोड़ दें तो कैसे होगा? थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि उनको शॉर्ट श्रिफ्ट मार दें। शॉर्ट श्रिफ्ट क्या होता है? श्रिफ्ट का मतलब होता है भाई, हड़बड़ी में हड़बड़ी में किसी को विदा कर दें, थोड़ा सा भी सिंपैथी ना दिखाएं, थोड़ा सा भी हालचाल ना पूछें, यूं ही फटाफट, अच्छा आइए बैठिए, चाय पियेंगे? हाँ पिलाता हूँ। पानी पियेंगे? पी लीजिए, अब जाइए, हमको निकलना है। ऐसा तो नहीं कर सकता था। अब हमने उनको चाय दिया, उनकी गाथा सुनी, वो चैट करते रहे। बूढ़े आदमी थोड़ा ज़्यादा बातचीत भी करते हैं, तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लिए वो। मैंने अंकल मोहित को विदा किया और जल्दी से सूटकेस वगैरह के अंदर सामान वामान ठूंसा, और सामान से भरा हुआ वो सूटकेस और बेडिंग ले गया और ले जा करके मेरे कार के पीछे मैंने फेंक दिया। कार के पीछे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे। जस्ट देन, तभी, मैं जिस फ्लैट में रहता था बिल्डिंग में, मेरे ग्राउंड फ्लोर के ही नेबर, मैं भी तो ग्राउंड फ्लोर में ही रहता था, मेरे ग्राउंड फ्लोर के ही नेबर थे जिनका नाम था भोला बाबू। वो आ गए अपने 4 साल के बच्चे को लेकर। उनका बच्चा का नाम था पिंटू। वेयर आर यू ऑफ? उन्होंने आके मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्या बात है भाई अनिरुद्धा, ये अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो आप? जब मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, कुछ चिंता के साथ कहा, कंसर्न के साथ, लेकिन तुम जहाँ जा रहे हो डुमका, वो तो बहुत लंबा रास्ता है, अरे कोई ड्राइवर ले लेना चाहिए था भाई। मैंने कहा कि ना ना, मैं काफ़ी सावधान आदमी हूँ, मैं बहुत सावधान ड्राइवर हूँ, खुद ही गाड़ी बहुत सावधानी से चलाता हूँ, और मुझे तो अपने कार का भी ध्यान रखना है ना। देखिए ना कितना ध्यान रखता हूँ, इसीलिए तो मेरा कार अभी तक उतना ही गुड है जितना कि न्यू कार होता है। देखिए कितना रनिंग कंडीशन में मेरा कार है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है भोला बाबू। भोला बाबू ने फिर मुझे गुड लक विश किया और अपने घर चले गए। मैंने अपने हाथ घड़ी को देखा, कलाई की घड़ी को, बस इंजन स्टार्ट करने ही वाला था, तब तक घड़ी घड़ी पे नज़र गया तो 11:10 हो रहे थे। 10 बजे निकलने का प्लानिंग था, 1 घंटा 10 मिनट लेट हो गया। हालांकि मैंने
गाड़ी स्टार्ट किया और हावड़ा वाला रूट मैंने नहीं अपनाया, हावड़ा वाला रूट थोड़ा लंबा पड़ता। मैंने बाली ब्रिज का रोड ले लिया, बाली ब्रिज है, बाली ब्रिज का रोड मैंने पकड़ा और वहाँ से 1 घंटा लगा, नहीं सॉरी, वहाँ से मुझे 1.5 घंटे लगा चंदर नगर पहुँचने में। वहाँ चांदिर नगर पहुँचा मैं, 1.5 घंटे लगे। ड्राइविंग थ्रू डिंजी टाउन्स, अब ये जो कोलकाता के बाहर जो टाउन्स हैं छोटे छोटे, उदास, गंदे और अंधेरे, अंधकार से मतलब कुछ है नहीं इसमें देखने लायक। तो हाँ, दीज फर्स्ट 30 माइल्स, ये जो पहला 30 माइल में गाड़ी चलाया ना, बहुत ही ड्रेयरी था, भयानक। द फन ऑफ अ कार जर्नी वॉज क्वाइट लॉस्ट। कार जर्नी का जो फन होता है, मज़ा होता है, वो बिल्कुल नहीं आया इस 30 माइल के डिस्टेंस में। लेकिन वहाँ के बाद जब मेरा कार ओपन कंट्री साइड में जब एंट्री किया, चारों तरफ खेत ही खेत, इधर भी खेत उधर भी खेत, बीच में रास्ता, तब मैजिकल इफेक्ट आना शुरू हुआ, मज़ा ही मज़ा था। वेयर इन द सिटी डिड वन गेट टू सी सच अ क्लियर ब्लू स्काई, कहाँ दिखाई देगा भाई शहर में ऐसा नीला नीला आकाश। वहाँ शहर में तो चारों तरफ चिमनी दिखाई देगा, यहाँ तो फ्री फ्रॉम चिमनी है, कोई धुआं नहीं, कोई चिमनी स्मोक नहीं। यहाँ पे आप एयर को ब्रीथ कर सकते हैं, सो प्योर। उस जमाने में कार जो था, एसी तो होता नहीं था, है ना, खुली खुली हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। सो रेडोलेंट, कितना सुगंध आ रहा है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। करीब 12:30 बजे मैं बर्दवान के करीब पहुंच रहा था, तभी मैंने महसूस किया कि इतना सवेरे जो मैं ठूस के नाश्ता कर लिया था वो हजम हो गया। अब भूख लग गई। मैंने सोचा कि भाई चलो बर्दवान स्टेशन जो भी सामने आ रहा है वहीं पे रुकते हैं। रास्ते में आया स्टेशन, मैं वहाँ पे रुका एक रेस्टोरेंट में, हल्का सा खाना खाया। हल्के से खाने में क्या था, टोस्ट था, ऑमलेट था और कॉफ़ी। देन आई रिज्यूम माई जर्नी, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी फिर से शुरू की। अभी भी मुझे 135 माइल्स जाना था। बर्दवान से 20 माइल आगे बढ़ा जब, तो वहाँ एक छोटा सा टाउन आया जिसका नाम था पानागढ़। पानागढ़ भी है, वहाँ मिलिट्री बेस है। देयर आई हैड टू लीव द ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड हमने वहाँ छोड़ दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड को, और वहाँ से इलाम बाज़ार की तरफ एक रास्ता जाता था, वो मैंने ले लिया। इलाम बाज़ार से रोड टू इलाम बाज़ार, इलाम बाज़ार से जो रोड जाती थी सूरी होते हुए एंड मैसेंजर टू डुमका, मैंने वो रास्ता पकड़ा जो रास्ता इलाम बाज़ार से जाएगी सूरी, फिर सूरी होते हुए मैसेंजर और मैसेंजर से फिर डुमका, वो रास्ता मैंने पकड़ लिया। मिलिट्री कैंप पानागढ़ में दिखाई दिया। व्हेन देयर वाज ए बैंग, तभी अचानक मेरे गाड़ी के पीछे से धम करके आवाज़ आया, बैंग धड़ाम आवाज़ आया गाड़ी के पीछे से। देखता हूँ क्या, तो हमारा टायर एकदम फ्लैट, फूला फूला जो टायर था मोटा, फ्लैट हो गया, यानी टायर पंक्चर। गाड़ी से नीचे उतरा, मेरे पास एक स्पेयर टायर था, उसको मैं इजीली फिट भी कर सकता था। मैंने सोचा कि बाकी के जो कार्स वगैरह वहाँ से जा रहे थे ना व्हीजिंग करते हुए, ऐसे निकल जा रहा है कार, ठीक है ना, फिर निकल जा रहा है, ऐसा कार आ रहा है जा रहा है। देयर ऑक्यूपेंट्स, उन कार के अंदर बैठे हुए लोग हमको देख करके हंस रहे थे मेरे प्रेडिकामेंट पे। मेरे प्रेडिकामेंट में मतलब मेरी ये जो बुरी परिस्थिति थी, अनलक। अब भाई दोपहर के टाइम में गाड़ी खूब जोर से आ रहा है जा रहा है, वो लोग देख रहे हैं, मेन रोड पे खड़ा है कोई आदमी और बैठ पसीना पसीना टायर पंक्चर ठीक कर रहा है, या पंक्चर हटा हुआ, पंक्चर वाला टायर हटा के अच्छा टायर लगा रहा है। तो उनका ये रिएक्शन देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, फिर भी मैं जैक निकाला डिक्की से, बूट से, बूट का मतलब डिक्की, डिक्की से निकाला जैक, जैक जिसके ऊपर गाड़ी को खड़ा करेंगे, खड़ा करके टायर निकाला और निकाल के फिर टायर डाला। जब मैंने ये सब कुछ काम कर लिया, नया टायर उसके अंदर डाल दिया, पसीने से मैं पूरा डूब चुका था। बाय द टाइम आई फिनिश्ड पुटिंग द न्यू टायर ऑन, जब तक मैंने नया वाला टायर लगाया पुराने वाले को हटाकर, मैं पूरी तरह से पसीने से डूब चुका था। ड्रिपिंग मतलब पसीना चूना। माई वॉच शोड 2:30, मेरे घड़ी में 2:30 बज रहा था और मेरी घड़ी एकदम मजी हो गई थी इस बीच में, मतलब पूरा धूल पसीने से भरकर धुंधला धुंधला सा हो गया था। ठंडी ठंडी हवाएं जो अभी 1 घंटे पहले बह रही थी और जिनके बहने से बैम्बू के जो पेड़ वगैरह थे ना, बैम्बू ट्रीज, वो सब लहरा रहे थे, वो सब रुक गया, कोई हवा नहीं, हर चीज़ शांत हो गया था। जब मैं वापस कार में आके बैठा तो मैंने नोटिस किया वेस्ट के साइड में काला नीला पैच दिखाई दे रहा है आसमान में, पेड़ों के ऊपर। मैंने नज़र घुमाया तो देखा वो बादल थे, बहुत ही
घने बादल जिसको देख के लग रहा था बारिश होगा। वॉज अ स्टॉर्म ब्रीविंग अप, मैंने महसूस किया क्या ये स्टॉर्म है क्या जो आने की तैयारी में लगा हुआ है, नॉर्वेस्टर तो नहीं है कहीं ये, मैंने सोचा। खैर ये सब चिंतन मंथन करने में टाइम वेस्ट करना यूजलेस था। अब हमको तो और तेज गाड़ी चलाना पड़ेगा और फास्टर। मैंने अपने आप को हेल्प किया, फटाफट जल्दी से गरम गरम चाय पिया फ्लास्क से निकाल कर, और मेरी जर्नी मैंने शुरू की। थकान मिटा लिया चाय पीकर, इतनी देर तक गाड़ी वाड़ी का पंक्चर टायर चेंज किया, थक गया था, चाय पीकर थोड़ा फ्रेश हो गया। लेकिन इससे पहले कि मैं इलम बाजार क्रॉस करता, मैं जोरदार तूफान में पकड़ा गया। मतलब तूफान ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। इतना सुंदर तरीके से नॉर्वेस्टर मैंने कभी एंजॉय किया ही नहीं था पास्ट में। मेरे रूम के अंदर बैठकर had even recited Tagore poems to myself to blend with the mood। आज तक कभी मैंने अपने कमरे के अंदर बैठ करके इस तरह का नॉर्वेस्टर विंड और बारिश एंजॉय नहीं किया जैसा कि आज किया। बस अंदर बैठे बैठे एकदम मूड बना लिया और मस्ती से टैगोर का पोएम अपने आप को ही गा गा कर सुनाने लगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ओपन कंट्री में ड्राइव करते करते सच ए नॉर्वेस्टर विंड कुड स्ट्राइक टेरर इनटू द हार्ट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये नॉर्वेस्टर विंड डरावना हो जाएगा कंट्री साइड एरिया में। ओपन रास्ता में गाड़ी चला रहा हूँ, एकदम डरावना एक्सपीरियंस हो जाएगा। थंडर का क्लैप्स, मतलब एक के बाद एक के बाद एक बिजली का कड़कना, ऑलवेज मेक मी अनकंफर्टेबल। मैं हमेशा से ही अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, डर जाता हूँ बिजली कड़कने से। दे सीम टू शो अ नेस्टी साइड ऑफ नेचर। जब कभी भी ऐसा होता है ना, तो ये नेचर का बहुत ही नेस्टी साइड है, ये हमको पसंद नहीं है, बहुत ही बुरा साइड है नेचर का ये बिजली कड़कना। अब वीसीएस हैज ऑल्ड, वीसीएस मतलब क्रूअल, ये प्रकृति का क्रूअल अटैक है। किसके ऊपर? हेल्पलेस ह्यूमैनिटी के ऊपर। इंसान क्या है? हेल्पलेस है। इस हेल्पलेस ह्यूमैनिटी के ऊपर एक तरह का अटैक है नेचर का। ऐसा लग रहा था जैसे कि लाइटनिंग का शाफ्ट, यानी कि बिजली जो चमक रही थी उसका किरण, शाफ्ट बोलता है वो जो स्ट्रेट जो किरण आता है, वो वेर ऑल एम्ड एट माई पुअर एम्बेसडर। ऐसा लग रहा था जैसे सारा का सारा टारगेट कर रहा है किसको? मेरे कार को, बेचारे कार को। वन ऑफ देम वॉज श्योर टू फाइंड इट्स मार्क सूनर और लेटर। और मैं महसूस कर रहा था अभी नहीं तो कभी भी, बहुत जल्दी मेरा कार इस बिजली की चपेट में आने ही वाला है, बिजली का कहर टूट पड़ेगा मेरे कार पे। ऐसे डरावने स्टेट में, प्रिकैरियस स्टेट में, मैं सूरी पास कर लिया और मैं मैसेंजर के रास्ते में था। तभी एक दूसरा बैंग सुनाई दिया, धड़ाम। इसमें कोई गलती नहीं थी कि ये कोई थंडर क्लैप नहीं था, ये कोई बिजली कड़कने की आवाज़ नहीं थी। मैंने महसूस कर लिया कि मेरा दूसरा टायर भी गया। वो भी बोल दिया कॉल इट अ डे, मतलब बोल दिया आर का छोटे पारबो ना। दूसरा वाला टायर भी खत्म। मैंने अब सारी उम्मीदें तोड़ दी अपनी, अब कोई उम्मीद नहीं बचा। बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी। मेरी घड़ी को जब मैंने देखा तो 5:30 बज रहे थे। अब आखिरी का 20 माइल का दूरी मुझे तय करना था। अब स्पीडोमीटर डाउन टू 15, या तो अपने स्पीडोमीटर को डाउन टू 15 कर देता और आई वुड हैव, या तो मैं 15 के स्पीड में गाड़ी चलाता, तब तो न जाने कब तक पहुंचता, और या तो फिर आई वुड हैव बीन वेल पास्ट मैसेंजर बाय नाउ, और नहीं तो फिर मैं अब तक तो मैसेंजर पहुंच ही गया होता। या तो मैं 15 के स्पीड पे चलाऊं, तब तो बहुत ही स्लो हो जाएगा, और नहीं तो अगर तेज चलाऊंगा तो वहाँ पहुँच ही जाता है, लेकिन कैसे तेज चलाऊं, टायर तो फट गया। वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था ये भी मुझे पता नहीं। अप अहेड नथिंग वॉज विजिबल, सामने की ओर देख रहा हूँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये जो बारिश था ना, वो एकदम रेन स्वेप्ट बारिश खूब तेज से हो रही थी। विंड स्क्रीन, द वाइपर वॉज ऑन, बट मेरा वाइपर भी एकदम ऑन था गाड़ी का, लेकिन वो बस फ्रॉलिक्सम दैन इफेक्टिव, ऐसा लग रहा था ऐसा नाटक कर रहा है वो। मेरा जो वाइपर है ना, कांच पे लगा हुआ है वाइपर, ऐसे ऐसे कांच को, हाँ मतलब चल रहा है, नौटंकी कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। इट बीइंग अप्रैल, और अप्रैल का महीना था, तो सूरज को तो देर से डूबना चाहिए, थोड़ा रोशनी रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लेट इवनिंग हो गया है, बहुत देर शाम हो गई है। मैंने दरवाज़ा खोला मेरे राइट साइड का स्लाइटली, और बाहर देखा
तो मैंने देखा डिड नॉट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ टाउन। जो मैंने देखा उससे पता चला कि भाई बाहर तो कोई टाउन है ही नहीं है। और हालाँकि मैं थोड़ा-सा देख पा रहा था, कपल ऑफ बिल्डिंग्स दिख रहे थे, एक जोड़ा बिल्डिंग्स पेड़ों के बीच में से। लेकिन अब कार से निकलें कैसे बाहर और निकल के एक्सप्लोर कैसे करें, ढूँढें कैसे? लेकिन एक चीज़ तो क्लियर था कि वहाँ कोई दुकान नहीं है रास्ते पर। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी मैं देख पा रहा था कोई दुकान नहीं दिख रहा है और ना ही मेरे पास अब कोई स्पेयर टायर था। कार के अंदर बैठे-बैठे 15 मिनट और वेट किया, क्वार्टर ऑफ एन आवर। इट स्ट्रक मी दैट नो अदर व्हीकल हैड पास्ड। और उसी बीच में मैंने ये भी महसूस किया कि इस 15 मिनट में जो मैं बैठे था कार में, इस बीच में कोई भी गाड़ी वहाँ से गुज़री नहीं। वाज़ आई ऑन द हाँ, जितना देर मैं 15 मिनट कार के अंदर बैठा था, मैंने महसूस किया कि उस दौरान कोई भी गाड़ी आस-पास से गुज़रा भी नहीं। फिर मैं सोचने लगा वाज़ आई ऑन द राइट रोड? क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? देयर हैड बीन नो मिस्टेक अप टू सूरी। सूरी तक तो मुझसे कोई गलती नहीं हुई। बट सपोज़ आई हैड टेकन अ रॉन्ग टर्निंग आफ्टर दैट। लेकिन मान लिया अगर कि अगर सूरी से आके मुझसे गलती अगर हो गई तो? अगर मैंने रॉन्ग टर्निंग ले लिया तो? इट वाज़ नॉट पॉसिबल, सॉरी इट वाज़ नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा तो था नहीं कि मुझसे गलती नहीं होगा। गलती कर ही सकता था इस ब्लाइंडिंग रेन में। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आँख काम नहीं कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा है कौन-सा रास्ता में जाना है। बट इवन इफ आई हैड मेड अ मिस्टेक लेकिन चाहे जो भी हो, मैंने अगर गलती कर भी दिया हो है अगर, तो इट वाज़ नॉट एज़ इफ आई हैड स्ट्रेयड इनटू द जंगल ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिका। तो एक बात तो तय थी कि मैं कोई अफ्रीकन जंगल में नहीं था और ना ही मैं कोई साउथ अमेरिका के जंगल में फँस गया था कि रास्ता ही नहीं मिलेगा। वेयरएवर आई वाज़, जहाँ कहीं भी मैं हूँ इस बात में तो कोई शक नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीरभूम में ही हूँ। अपने आप को ढाढ़स दे रहा है। मैं 50 माइल्स ऑफ शांति निकेतन के डिस्टेंस में ही हूँ। शांति निकेतन से 50 मील की दूरी पे ही हूँ। जैसे ही बारिश रुकी मेरा ट्रबल भी ख़त्म हो जाएगा, ये तो पक्का था। आई माइट इवन फाइंड ए रिपेयर शॉप, और उसके बाद शायद मुझे रिपेयर शॉप मिल जाएगा 1-2 मील की दूरी पे। फिर मैंने क्या किया, विल्स फ़िल्टर निकाला, सिगरेट, एक पैकेट निकाला, मेरे पॉकेट के अंदर रखा हुआ था। सिगार को मैंने जलाया और फिर मैं याद करने लगा भोला बाबू का वार्निंग। जब मैं निकल रहा था तो भोला बाबू बोले थे ना, मत जाइए, कोई ड्राइवर ले लीजिए, बहुत लंबा रास्ता है। शायद भोला बाबू कभी इस तरह का खतरनाक ट्राइंग एक्सपीरियंस किए होंगे, सेम ट्रायरिंग एक्सपीरियंस। हाउ कुड ही हैव गिवन मी सच साउंड एडवाइस? अगर नहीं किए होते तो इतना अच्छा एडवाइस कैसे दिए होते? ऐसा एडवाइस तो वही दे पाएगा ना जो मिस्टेक्स किया है। इन फ्यूचर हॉन्क हॉन्क हॉन्क, मैंने सोच लिया था आने वाले दिनों में, भविष्य में अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। बार बार ये भोंपू की तरह भोला बाबू की आवाज़ मेरे कान में बजेगी। मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि एक ट्रक मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, गाड़ी के पीछे। भाई पीछे आके इतना जोर जोर से हॉर्न क्यों बजा रहा है बे? क्या मैं रास्ते के बीच में खड़ा हो गया था क्या, इतना जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है? द रेन हैड लेट अप ए लिटिल, बारिश थोड़ी सी कम हुई। मैं दरवाज़ा खोला और बाहर आया और देखा कि बेचारे ट्रक वाले की गलती नहीं थी। जब मेरा टायर फटा था ना, तो कार थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, एक एंगल में जाके खड़ा हो गया था और रास्ते का मोस्ट ऑफ द एरिया को ब्लॉक कर दिया था। इसी वजह से ट्रक वहाँ से गुजर नहीं पा रहा था।